चाहिए। अरे यार, मोड टीचिंग। देखो आज बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। भाई लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई? क्या ना, कम से कम 5 पेज। अब पता नहीं, मैं दूर दूर लिखता हूं थोड़ा सा, तुम पास पास लिखोगे तो 4 पेज। ड्रग्स भी है और एड्स भी तो है। अच्छा तुम्हारे में हो गया था नहीं, लाइफ साइकिल बचा है ना? हाँ कुछ बचा है। करते हैं स्टार्ट। यार तुम सब इधर आ जाओ, फटाफट इधर आ जाओ भाई, इतना रिलैक्स मत हो। तुझसे ही बोल रहा हूं भाई, सीधा बैठा कर आराम से। तुम फैल जाते हो, लेट जाते हो, बैठते कहां हो? हाँ देखो आज का टॉपिक बेटा, थोड़ा कंसेप्चुअल कम, कहानी बेस्ड ज्यादा है। समझ गए ना मेरी बात? लिखोगे नहीं कोई भी, सिर्फ सुनोगे, समझोगे, नोट्सों से लिखना है लिख लेना, एनसीईआरटी की एक लाइन समझनी है उसके अंदर। समझ गए? थोड़ा कहानी बेस्ड है। जहां डेटा होगा वहां पूछूंगा, याद करा दूंगा। करना है स्टार्ट। एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट। हम बात कर रहे हैं बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब भी लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे कि इवोल्यूशन है क्या। ठीक है? अकॉर्डिंग टू डार्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डार्विन की, इवोल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डार्विन की। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन क्या है, ये पूछा जाता है, पुराने क्वेश्चन में मिलेगा भी। इवोल्यूशन है क्या? तुम फ्लोरा फ्यूना जानते हो? फ्लोरा मतलब सारे प्लांट, फ्यूना मतलब सारे एनिमल। ठीक है? तो अर्थ पर जो डिफरेंट फ्लोरा और फ्यूना है, उसमें इतने मिलियन ईयर में जो चेंजेस हुए हैं, हो सकता है वो चेंजेस प्रोग्रेसिव हो सकता है वो चेंजेस रेट्रोग्रेसिव हो, जरूरी नहीं इवोल्यूशन अपर डायरेक्शन में ही हो। ठीक है? जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस की जो स्टडी है वो है इवोल्यूशन। आपको देखना है क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़े हैं, एनिमल में क्या क्या चेंजेस हुए, प्लांट में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है? किस तरीके से हम कह सकते हो फंगस से कहां की डायरेक्शन में गए, एल्गी से किस डायरेक्शन में गए, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म कैसे आए। ठीक है? एंजियोस्पर्म, समझ, पूरा सिस्टम समझना है भाई। ह्यूमन कैसे बना, मैमल्स कैसे आए, ठीक है, ट्री शुरू से, ठीक है, कैसे एप बने, एप से ह्यूमन कैसे बना, पूरा मैकेनिज्म समझना है। उन चेंजेस की स्टडी ही इवोल्यूशन है। आई या नहीं आई? एक पहली बात। दूसरी, अकॉर्डिंग टू डार्विन बहुत पूछा जाता है, तो डार्विन की थ्योरी बताऊंगा अभी आप आगे जाकर के। नेचुरल सिलेक्शन जो दो चीजों पर बेस्ड है, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, जो वेरिएशन पर डिपेंड करता है। तो भी डिसेंट टर्म हमने यहां लिया है कि डार्विन साहब कहते हैं कि डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वेरिएशन। समझना डार्विन साहब क्या कहना चाह रहे हैं। डार्विन साहब कह रहे हैं कि भाई कोई एक स्पीसीज है, ये समझने का थोड़ा सा, कोई एक स्पीसीज है, धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मतलब मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। समझना मेरी बात? धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन यानी मॉडिफिकेशन, जिससे क्या आ रही है? भिन्नताएं, वेरिएशन। ठीक है? जो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू नेचर होंगे वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, जो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। यही तो है, सिंपल सी बात। और धीरे धीरे इतना ज्यादा चेंज आ जाता है कि ओल्ड वाली वैरायटी से जो आगे वैरायटी बन रही है बिल्कुल चेंज हो जाती है और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन कर रही है? न्यू स्पीसीज। ये न्यू स्पीसीज जो बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? मॉडिफिकेशन या वेरिएशन, मॉडिफिकेशन, जिसे क्या आ रहे हैं? वेरिएशन। और नई स्पीसीज कब बोलोगे? अगर ये देखने में समान है, बिल्कुल एक जैसी हैं,
तो आप न्यू स्पीसीज बोल सकते हो क्या? समझना, देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखने में सेम है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, किसके अकॉर्डिंग? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, चाहे बिल्कुल सिमिलर है पर आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके गैमीट फ्रीली आपस में फर्टिलाइज नहीं हो सकते, अब कह दोगे भाई नई स्पीसीज बन गई। चाहे देखने में कितनी भी भिन्न हो, वेरिएशन हो, डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, पर उनके गैमीट फ्रीली फर्टिलाइज हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं हुए, तब आप उसको न्यू स्पीसीज नहीं बोलोगे। न्यू स्पीसीज टर्म तभी लगाओगे जब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मॉडिफिकेशन वेरिएशन की वजह से जो पैटर्न बन रहा है ना, जो आगे जाके नई स्पीसीज बनाने रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली बात बोली थी किसने? डार्विन साहब ने। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन हमेशा पॉपुलेशन होगी, इंडिविजुअल नहीं होगा, क्योंकि इवोल्यूशन एक इंसान का नहीं होता, इवोल्यूशन पूरी पॉपुलेशन का होता है। समझ गए ना मेरी बात? ऐसी रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन वेरिएशन। अब वेरिएशन हो सकता है म्यूटेशन की वजह से हो, वेरिएशन हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो, वेरिएशन के कारण तो बहुत सारे हैं ना, पर मेन रॉ मटेरियल क्या है? वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो इवोल्यूशन ही नहीं होगा। सब समान है तो इवोल्यूशन कैसा? कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, ताकतवर है वो चेंज लाएगा, कमजोर को रेडी खत्म करेगा और जाके नई चीजें बनेंगी, ये तो इवोल्यूशन है। नहीं आया क्या? आ रहा है ना? हाँ, तो सिंपल सी बात है, तो ये बेसिक बातें हैं। अब थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी के डेटा पर जा रहा हूं, एनसीईआरटी के पैरा पर जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की बात करेंगे नॉन सेलुलर लाइफ, सेलुलर लाइफ, और सेलुलर लाइफ की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये इनके डेटा थोड़ा याद रखने हैं। जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ? 20 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20, ये थोड़ा याद रखना है, बिलियन ईयर एगो। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। अच्छा, लाइफ कब आई अर्थ पर? 4.0 बिलियन ईयर एगो। यानी ऐसे देखोगे तो लगभग 0.5 बिलियन ईयर एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। या ऐसे भी तो कर सकते हैं जो एनसीईआरटी लिख रही है, एनसीईआरटी लिख रही है 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। क्लियर? बिल्कुल ऐसे भी पूछा गया 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। आई या नहीं आई? अब लाइफ की बात चल रही है, जो 4.0 बिलियन ईयर एगो आई है या 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ आई है। ये लाइफ दो तरीके की हो सकती है, नॉन सेलुलर लाइफ और सेलुलर लाइफ। अगर नॉन सेलुलर लाइफ की बात करते हैं, नॉन सेलुलर की बात करते हैं तो उसमें क्या बने होंगे? जेंट मॉलिक्यूल। जेंट मॉलिक्यूल जैसे एनसीईआरटी ने आरएनए बोला है, एनसीईआरटी ने प्रोटीन बोला है, एनसीईआरटी ने कार्बो, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कहीं ना कहीं बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो आगे जाकर के लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, तो सेलुलर लाइफ आई। अच्छा, नॉन सेलुलर लाइफ कब आई जरा बताओ? 3.0 बिलियन ईयर एगो। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ बीच में ऐसे दे रखा है। सेलुलर लाइफ एनसीईआरटी ने कब दे रखी है? 2.0 बिलियन ईयर एगो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब एनसीईआरटी बोल रही है सेलुलर लाइफ ही दो तरीके की हुई, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल बने थे। कौन से सेल बने थे? प्रोकैरियोटिक।
और मल्टी सेलुलर में यूकैरियोटिक सेल बने थे। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो उसके लिए क्या लगाओगे टाइम? 2.0 बिलियन। और यूकैरियोट के लिए एनसीईआरटी लिखती है 1.5 बिलियन ईयर एगो। ये आगे दे रखा है एनसीईआरटी में चीजें, कुछ आगे कुछ पीछे, मतलब सबको मिलाकर के एक जगह रख दिया है मैंने, तुम्हें याद रहे थोड़ा सा, ये बेसिक याद रहेगा डेटा सारा का सारा। टाइम मशीन को तुम समझते हो वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? टाइम मशीन को कौन मतलब मानता है यार ऐसा सही है? हाथ उठाओ। कौन नहीं मानता है? बकवास है, बकवास है, बकवास है। मानते नहीं, मानते वाले तो पहले हाथ उठाए थे, अब सेकंड राउंड के अंदर वो हाथ उठाने हैं जो मानते हैं बकवास है। जो जो किसी में भी हाथ नहीं उठाए ना उनको तो यहाँ कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए कहीं तो। वो भाई, भाई दो पक्ष है, ये या ये, हम किसी को भी नहीं मानते, तो फिर किसको मानते हो? हो सकता है टाइम मशीन। वो एक अलग बात है, अगेंस्ट है या अगेंस्ट नहीं है, पर है नहीं, पॉसिबिलिटी है नहीं, है। ये तो मैं एनसीईआरटी की लाइन से समझा दूंगा, आगे की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन समझ में आएगी। कौन सी मूवी? नहीं नहीं नहीं, तो एनसीईआरटी अभी लेके चल रहे हैं। है भाई, है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मानते हैं? आ जाओ। जैसे ये तो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जब एनसीईआरटी भी कुछ हिंट दे रही है समझना। एनसीईआरटी कहती है कि तुम जो आज की डेट में देखते हो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रात में, ठीक है, हाँ, बस बस बस, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ठीक है। तुम जो आज की डेट में तारों को, स्टार्स को चमकते देखते हो ना, टूटते देखते हो, तो आज देख रहे हो, पर एक्चुअल में वो घटना तो पुरानी है, तो तुम आज देख रहे हो। नहीं, बहुत सारे बेसिस हैं, बहुत सारे बेस हैं। अभी तो मैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के बेस पे तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। फिर वो आध्यात्मिक बेस भी है, बहुत सारे बेस हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, पर उस बेसों की बात नहीं कर सकता अभी मैं सिर्फ यही बात करूंगा जो एनसीईआरटी का बेस है, ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बेस पर तुम आज जो देख रहे हो वो एक्चुअल में पास्ट देख रहे हो, थोड़ा बहुत पास्ट भी नहीं। जो तुम्हारा आज का प्रेजेंट है वो एक्चुअल में उस स्टार का बहुत पुराना पास्ट है। नहीं, तुम किसी का पुराना पास्ट प्रेजेंट में आज देख सकते हो? नहीं है, तुम उसके पास्ट में चले गए ना। अब कोई भी हो, पास्ट समय की बात हो रही है यहाँ स्टार से मतलब नहीं है, यहाँ हम समय की बात कर रहे हैं, समय काल चक्र की बात कर रहे हैं, जो रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और समय किस पे डिपेंड करता है भाई? प्लेनेट घूम रहे हैं, ये तो समय है। क्या है ये? यही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में तुम जो घटनाएं देखते हो वो कब देखते हो? जब उनकी रेडिएशन, किरणें आपकी आंखों में, रेटिना पे पड़ती है, तभी तो देखते हो। भाई कोई चीज विजिबल है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है आपकी आईज के अंदर, कोई चीज इनविजिबल है, वो चीज एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो वो इनविजिबल है। यही तो कंसेप्ट है विजिबल इनविजिबल का। भाई काजल होता है, वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कहते हैं अगर कोई इनविजिबिलिटी की बात करें, कौन सा मैटर, कौन सा पदार्थ ऐसा जो मैक्सिमम चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो इनविजिबिलिटी, काजल आप बोलोगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई भी, ठीक है, एक बेसिक 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 बातें कर रहा हूँ, छोटे बच्चों वाली। अभी अभी तो मान लो छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो ये बातें छोटे बच्चों की है, छोटे बच्चों को सिखाई जाती हैं, तो हम वही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई चीज इनविजिबल और विजिबल कंसेप्ट पता है आपको? कोई चीज
अगर दिख रही है तो उसका भी कंसेप्ट पता है आपको, ठीक है। अगर वो बहुत पुरानी चीज आज दिख रही है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो बहुत डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कहते हैं ना कि नॉर्मल आप जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो किसमें करते हो, किलोमीटर माइल्स में तो करते हो, ठीक है। पर यहां पर लाइट ईयर्स, लाइट ईयर समझते हो ना। एक मूवी भी है स्टेलर, क्या नाम है, स्टेलर हाँ इंटरस्टेलर, ठीक है। तो स्टेलर से मुझे याद आ गया, स्टेलर से, स्टेलर डिस्टेंस से इंटरस्टेलर, जिसने वो न्यूक्लियर वेपन्स की डिस्कवरी की थी। हाँ गीता में ही लिखा था, उसमें मूवी भी में दिखाया है, गीता का श्लोक भी दिखाया है। हाँ ओपेनहाइमर का, समझ रहे हो, उतना पावरफुल है भाई। उस पर मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट, में इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया के गधे लोग हैं, ठीक है, वो जानते ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, बेवकूफ हो चुके हैं। अदर कंट्री में लोग उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। गीता और वेदों पर, क्योंकि उनमें जो ऋग्वेद है उसमें चीजें कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, मतलब वो चीजें हैं जो अगर एक्सपेरिमेंटल कर दी जाए तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। हाँ तो उसमें पूरा दिखाया गया है, उसमें एक टर्म ही दिखाया है, वो कौन सी मूवी होता था, इंटरस्टेलर, ठीक है। हाँ कुछ मूवी देख लेनी चाहिए, द कोर ठीक ठाक मूवी है, सब उसकी बात करूंगा अभी मैं, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो की भी बात करूंगा मैं, ठीक है। 2012 की भी बात करूंगा मैं, है ना। बाइबल की भी बात करूंगा, ठीक है, ठीक है, दे रखा है कुछ चीजें उसमें जो उसमें इवोल्यूशन की बात है। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों चीजें, मतलब हम एनसीईआरटी की बात करेंगे घुमा फिरा करके, ठीक है, आज घूम के हम एनसीईआरटी पर ही आएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, इतनी दूर है लाइट, लाइट के ट्रेवल करने में, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। सोचो कितनी डिस्टेंस होगी। तुम यहां बैठे हो, जैसे मैं उसमें था, क्या नाम है, देहरादून में, नीचे गेस्ट हाउस था, वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट है, वहीं रिसर्च भी होती थी, वहीं का गेस्ट हाउस बना हुआ है। रोज मसूरी देखते थे, रात में खड़े हो गए थे, मसूरी की लाइटें जल रही हैं वो, ठीक है। ये शाम होती थी ना, एकदम लाइट जल जाती थी, और जल की लाइटें, चमक गया पूरा पूरा पहाड़, ठीक है। मसूरी कितना ऊपर है, 2 घंटे लगता है, हम नीचे बैठे हैं, कितना टाइम लगता है ट्रेवल करने में लाइट को, सबसे, भाई तुम जानते हो जो स्पीड है, फास्ट है। सोचो इतनी फास्ट स्पीड है और एक साल ट्रेवल करने में जो टाइम लगा रही है वो क्या है, 1 लाइट ईयर है। तो सोचो स्टार कितने दूर होंगे, समझ गए ना। हाँ तुम्हारी गैलेक्सी में भी होंगे, तुम्हारी गैलेक्सी से बाहर दूसरी गैलेक्सी के भी होंगे, क्या है वो तो बहुत डिस्टेंस, समझ में आ गया। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस की। यहां हम बात कर रहे हैं लाइट ईयर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, लाइट ईयर्स की। समझ रहे हो, तुम आज जो भी देखते हो वो एक्चुअल में तुमसे बहुत दूर है, वो पुरानी घटना है जो घटित हो चुकी है, पर तुम आज देख रहे हो उसको। समझ गए ना मेरी बात। मिलियंस ऑफ ईयर बैक, वो जर्नी कब की है, मिलियंस ऑफ ईयर बैक। कोई डाउट, मतलब तुम्हें आज दिख रही है, हाँ बहुत पहले की घटना है वो, तुम उससे कहते हो कि हाँ मेरी विश पूरी हो जाएगी। अब दिन में तारे दिख रहे हैं, मतलब एक्चुअल में जब भी आप उन चीजों को देखते हो तो अपने पास्ट में झांक रहे हो आप, समझना मेरी बात। क्या कर रहे हो आप, पीपिंग इनटू द पास्ट। क्या, जिंदा भी नहीं होंगे तो उस समय तुम कहीं और किसी एनर्जी की फॉर्म में होगे, ठीक है, इतना पास्ट देख रहे हो, सोचो। हाँ तुम अपने को थोड़ा देख रहे हो, उसके पास्ट को देख रहे हो, समझ रहे हो। तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम अपने पास्ट में भी जा सकते थे, किसी की पास्ट में जा सकते हो आज होते हुए, तुम समझ रहे हो ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि चीज, सारा खेल टाइम का है, सारा खेल बस टाइम किस पे डिपेंड करता है, प्लेनेट घूम रहे हैं, ये तो टाइम है। आगे आ जाओ। अब भाई बात आती है बिग बैंग थ्योरी, जो एनसीईआरटी बात करती है। बिग बैंग थ्योरी है क्या, क्या किसी ने देखा है बिग बैंग को होते हुए, नहीं देख, सब एक मतलब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, इमेजिनरी। हाँ दिया था, उसने कल्पना की थी यार ऐसा हुआ होगा, रियलिटी में थोड़ी ना बता क्या है। हाँ तो सिंपल सी बात है, स्टीफन हॉकिंस जैसे, जैसे बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि उस समय एक घटना घटित हुई, समझना, जिसमें क्या था, एक बड़ा सा गैसेस का क्लाउड था, किसका था, गैसेस का क्लाउड था, जिसमें बहुत सारे डस्ट भी थी, जिसके अंदर बहुत सारे इनर्ट गैसेस भी थे, सब तेजी से रोटेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रोटेशन चल रहा था।
रोटेशन की वजह से जो सॉलिड एंटिटी थी वो कहां गई, सेंटर में। जैसे पानी के अंदर तुम सैंड पार्टिकल डाल के घुमाओगे तो सैंड कहां चली जाएगी, सेंटर में चली जाएगी। ऐसे सॉलिड एंटिटी कहां गई, सेंटर के अंदर, जिसकी वजह से हीट पैदा हुई। क्या हुई, हीट पैदा। और जो जितने भी लाइट पार्टिकल थे वो धीरे धीरे बाहर रोटेट करना चालू कर दिए, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जारी हुआ। ठीक है, जो नॉर्मल होता है, धीरे धीरे चीजें उसमें जुड़ना चालू हो गई और उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होना चालू हो गया, धीरे धीरे इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि वो मेंटेन नहीं हो पाया, फट गया। सिंपल, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम अक्सर कर, जैसे त्योहार आता है कोई, लड्डू बनाते हैं, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, नहीं घर में बनते हैं, बूंदी को अच्छे से गर्म करके फिर सबकी ड्यूटी होती है, सब लोग मिलकर लड्डू बनाओ। तो हम सोचते हैं बड़ा लड्डू बनाएं, ठीक है, तो एक एक इतना बड़ा तो बन जाता है, ऐसे बड़ा करने के बाद टूट जाता है वो एक, समझ रहे हो ना, कई बनाना घर पे होते हैं कभी, हाँ ठीक है। तो जैसे तुम एक लिमिट से ज्यादा बड़ा करोगे वो टूट जाएगा। ऐसी घटना जहां घटित हुई कि उसका साइज एक लिमिट से ज्यादा हुआ तो वो फट गया। एक ह्यूज, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, मतलब कल्पना से परे है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। समझ में आया, ऐसा एक्सप्लोजन तुम्हारे दिमाग की कल्पनाओं में भी नहीं आ सकता। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे वो सारा क्लाउड बिखर गया, जिससे मिलियंस या अनकाउंटेबल मान लो, पता ही नहीं है, इतनी गैलेक्सी या निब्यूली बनी, निब्यूली गैलेक्सीज फैल गई, जिसमें एक अपनी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। उसमें भाई वो अपनी गैलेक्सी भी कितनी बड़ी है सोचो, उसमें हम सिर्फ एक सौरमंडल की बात कर रहे हैं, एक सिंगल सोलर सिस्टम जिसके अंदर हम आते हैं। आप समझना मेरी बात, मैं पूरी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, ऐसी कितनी गैलेक्सी होंगी, मतलब ये तो एविडेंस है हमारे पास भाई, हम हवा में बात थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, ये सारी चीजें हैं, इमेज है हमारे पास, आप समझ रहे हो। तो सोचो अर्थ एक तिनका है, मतलब इस पूरे हॉल के अंदर अगर मैं एक लाइट डालता हूं, उस लाइट में 10 कुछ पार्टिकल्स नजर आएंगे, उनमें से नहीं, एक एक लाइट में ही असंख्य पार्टिकल्स होंगे, तो कमरे में कितने पार्टिकल्स होंगे, कल्पना से परे है ना। तो वो एक पार्टिकल हमारी एक अर्थ है, और उस पार्टिकल एक अर्थ पर मिलने वाले हम चुज से प्राणी हैं। नहीं आया क्या, क्या अस्तित्व है इन प्राणियों का, कुछ है, तब भी घमंड में मरे जा रहे हैं, हाँ हम हैं, हम ही हैं। नहीं आया क्या, ऐसे ही तो है ना, मतलब रियलिटी है भाई। और जिसमें भी कोई अस्तित्व नहीं है, मिट्टी में मिल भी जा रहे हैं लोग, आंखों सामने आ रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, आते भी देख रहे लोगों को, जाते भी देख रहे हो आप, ठीक है, यानी कुछ है नहीं, क्या है पता ही नहीं। अगला जन्म होता भी है नहीं होता नहीं पता, क्योंकि एविडेंस थोड़ी ना है, ये तो लोग शास्त्रों में लिखा है, लोग कहते हैं, सुनते हैं, वही हम जानते हैं, रियलिटी थोड़ी ना पता किसी को क्या है। ठीक है, क्या कुछ पता ही नहीं है भाई। जीवन तो एक मच्छर में भी है, जीवन एक कॉकरोच में भी है, जीवन एक मक्खी में भी है, जीवन हमारे अंदर भी है, हम भी तो उसी तरह प्राणी हैं, पर हम इवॉल्व हो गए थोड़े से, जो मैं इवोल्यूशन की बात करूंगा अभी, क्योंकि हमारा ब्रेन विकसित हो गया, हम समझने चालू कर दिए, सेंसेशन ज्यादा आ गए हमारे अंदर, इमोशन ज्यादा आ गए हमारे अंदर, समझ में आया। तो एक्चुअल में है तो हम भी एक प्राणी ही, जानवर ही है, तो है, आई नहीं आई। तो सबसे पहले बैक में जाओगे आप, यूनिवर्स की बात कर ली हमने, अर्थ की बात कर ली हमने, अरे हाँ है ना, अब जीवन की बात कर ली हमने। अब जीवन की बात के आगे जीवन कैसे बना, इसकी थ्योरीज की बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट और बिग बैंग थ्योरी। फिर हम, अरे कहां गया यार, भूल गया भाई, तो मेरे हाथ में था अभी, हाँ हाँ अब आ जाओ। तो बिग बैंग थ्योरी की बात चल रही थी। अगर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं मैं, ये गैसेस का क्लाउड था, गैसेस क्लाउड है, जिसके अंदर आपको ढेर सारे डस्ट मिलेगी, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस समझते हो, इनर्ट गैसेस मिलेंगे इसके अंदर। धीरे धीरे सॉलिड एंटिटी कहां से इकट्ठी हो रही होगी इसके अंदर, कंटिन्यू रोटेशन चल रहा था इनका, और रोटेशन से आप जानते हो एनर्जी लिबरेट होती है,
तभी तो देखा होगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गुरुद्वारे में भी करते हैं रोटेशन, वो उसके गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है। कहीं भी आप जाओगे देखो लोग रोटेशन करते हैं इनके, ठीक है। एनर्जी लिबरेट, साइंस है, सब जगह साइंस है, ठीक है। उसमें होता है ना मक्का मदीना के अंदर रोटेशन होते हैं, सब जगह, सब कंसेप्ट एक ही है, कहीं चले जाओ। एक्चुअल में भगवान टर्म हमने यूज किया, एनर्जी एनर्जी, ठीक है। अब लोगों ने उसको विभाजित कर लिया, अभी तेरे भगवान मेरे भगवान, तो एक ही भाई, ठीक है। वो एक अलग अलग है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स समझ रहे ना, राज करना था स्टार्टिंग में लोगों के ऊपर, तो उन्होंने वो डिवीजन कर दिया, ठीक है। उनमें भी भगवान ही बहुत सारे भगवान हो गए, ठीक है। मत हो गए, अलग अलग मत हो गए, ठीक है, वो एक अलग बात है, ठीक है। पर सिंपल सी बात है, इतना समझ में आ रहा है कोई एनर्जी तो है जो जीवन चला रही है, ठीक है। चाहे किसी का भी जीवन हो, जीवन चल रहा है, एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी का कंसेप्ट भी तो सबको जोड़ा एक ही तरीके से किया, ठीक है। सबके अंदर वही, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गुम्बदें बनाई गई जिससे कॉस्मिक एनर्जी आए। इंसान को फील भी तो होना चाहिए भगवान है, तो फील के लिए क्या कर दिया, साइंस लगा दी सब जगह, ठीक है। सब बेसिक कंसेप्ट देखोगे ना, स्टडी करोगे तो एक ही चीज है, अगर तुम साइंस के हिसाब से देखोगे तो दिमाग से साइंस रखनी पड़ेगी, रिलीजन निकालना पड़ेगा। साइंटिफिकली सोचोगे तो चीज समझ में आएगी, सब कुछ तो एक ही है, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी एक है, ठीक है। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर मरता है तो एनर्जी ही निकलती है उसमें से, कोई आता ना, सबकी अलग अलग एनर्जी है, सब सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो कुछ चीजें एक ही हैं, तो वही रोटेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हो सेंटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा या बाहर का, टेम्परेचर यहां पर बड़ा बहुत ज्यादा होगा, कंपेरेटिव बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया, उसका साइज क्या होता गया, इंक्रीज, साइज क्या होता गया, इंक्रीज, बढ़ता गया। और साइज इंक्रीज होने से एक सिंगल, एनसीईआरटी क्या लिख रही है, सिंगल यूज एक्सप्लोजन, सिंगल यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ, छोटे छोटे बिखर गया, ये पूरे ब्रह्मांड में बिखर गया। और मैं दो तीन बना दे रहा हूं, ऐसे मिलियंस या अनकाउंटेबल कह सकते हो, छोटे छोटे क्या बने, निब्यूली, या आप गैलेक्सी टर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहां से समझ में आया नहीं आया। अगर मैं एक गैलेक्सी की बात करूं तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। तो अगर मैं अपनी मिल्की वे की बात करता हूं तो उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, अरे हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में अपना प्लेनेट, भाई हम और किसी के बारे में क्या जानेंगे, हम पहले अपने के बारे में जान लें। हमारा प्लेनेट कौन सा है, प्यारी सी अर्थ, समझ रहे हो, कम से कम अर्थ को तो घूमी लो, जान लो, समझ लो। और अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ भी सेम कुछ ऐसे ही बनी है, सारे प्लेनेट ऐसे ही बने हैं, ठीक है। और अर्थ के टूटने से मून बना है, एक्सप्लोजन हुआ था, उसी का पार्ट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ कैसे बनी होगी, सेम यही चीज यहां हुई होगी। सेंटर में क्या होगा अर्थ के, मेंटल। धीरे धीरे क्या होगा, होगा बाहर की साइड इसकी क्रस्ट, अर्थ कोर के अंदर मेंटल, कोर में ही तो मेंटल भरा है। हम ये कोर ही तो अंदर, अंदर क्या है, सॉलिड एंटिटी थोड़ी ना, यहाँ लिक्विड है, फ्लूइड रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसी में तो लावा कहते हैं, उसमें मैग्मा भरा पड़ा है, ये क्या है, भरा पड़ा है, घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है। और जब अंदर का टेम्परेचर, ये बाहर की अर्थ क्रस्ट है, ऊपर एटमॉस्फेयर हो गया। अब क्या होगा समझना, कोर के अंदर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा,
और धीरे धीरे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। इस टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए अर्थ कहीं कहीं से क्या हो जाती है, ये क्रस्ट से जुड़े होते हैं इस तरीके से। और क्या होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। और कहा गया जब अर्थ बन रही थी उस समय ये बड़े कॉमन थे, बड़े कॉमन थे, और इनके इरप्शन की वजह से धीरे धीरे अर्थ की क्रस्ट बन रही थी, ठंडे हो रहे थे, अर्थ की क्रस्ट को बना रहे थे। तुम समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। और धीरे धीरे क्या बनी, अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, साथ में कुछ गैसेस भी तो रिलीज हो रही थी इसके अंदर। कौन कौन से स्टार्टिंग में गैस थे, हाइड्रोजन थी, NH3 थी, और जरा बोलो एक आध, मीथेन थी, और बोलो CO2 थी, प्लस वाटर वेपर्स थे। कहीं तुम्हें ऑक्सीजन नजर आ रही है इसके अंदर? इसको एटमॉस्फेयर तो नहीं बोलोगे, पर प्रिमिटिव टर्म लगा दोगे तो बोल सकते हो, यानी प्रारंभिक जो अवस्था थी। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, एब्सेंट? तो ऑक्सीडाइजिंग हुआ, रिड्यूसिंग हुआ? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था प्रिमिटिव वाला, स्टार्टिंग में जो था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रही थी, अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था। समझ गए ना मेरी बात? अर्थ में कुछ गैसेस रिलीज हो रही थी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन थी, याद रखना है आपको, अमोनिया थी, याद रखना है आपको, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर वेपर्स थे, पर एक्चुअल में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी। यहां तक क्लियर आ गया? तो कुछ बेसिक समझ में आया, ये बेसिक बात, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कुछ और बात आ रही है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी कुछ और कह रही है, बाइबल की थ्योरी, ठीक है। तो अगर मैं हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं, तुम जो बच्चे सुने तो होंगे बेसिकली, कि हम बचपन में, मुझे याद है कि कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि रचेता, इन्होंने श्रद्धा और मनु को बनाया, और श्रद्धा मनु की सप्त सात ऋषि, सप्त संतानें थी, जिसके हम सब संतानें हैं। उन्होंने अपनी बात कर दी, कोई साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे एडम वाली थ्योरी आई थी बाइबल के अंदर, उन्होंने अपनी बात कर दी, कोई साइंटिफिकली प्रूफ है इनके? नहीं है। साइंस थोड़ी ना मानती है इन चीजों को, साइंस तो कहती है ऐसे थोड़ी ना अवतरित हो गए, हम सिस्टमेटिक वे में इवॉल्व हुए, समझ रहे हो? हम सिस्टमेटिक वे में इवॉल्व हुए हैं, हम पानी के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ है, आगे जाकर के फिश, फिर आगे जाकर के एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर आगे जाकर के बर्ड्स, मैमल्स, इस तरीके से बने। मैमल्स में भी ट्री श्रू थे हम, ट्री श्रू समझते हो, चूहे जैसी आकृति वाले मैमल्स जो पेड़ों पर रहा करते थे, ठीक है। उनसे जाकर के आगे जाकर के मंकी, एप बने, और उनके बाद कहीं जाकर के, समझ रहे हो, रामा, शिवा, पिथेकस, समझ रहे हो, फिर आगे जाकर के ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद, ठीक है, कह सकते हो होमो इरेक्टस, फिर होमो हैबिलिस, समझना मेरी बात, फिर निएंडरथल, ये सब आए, फिर आकर के मॉडर्न मैन आया, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं उसके अंदर निएंडरथल, निएंडरथल के बाद क्रोमैग्नन, और क्रोमैग्नन के बाद होमो सैपियंस सैपियंस। इसकी तो एविडेंस है हमारे पास, फॉसिल है हमारे पास, हमने काफी कुछ डीएनए की स्टडी भी की है, तो हमें तो समझ में आ रहा है कि यार ये चीज है, ये हुई है। सबको नींद आ रही है क्या? ऐसा लगा कुछ कंसेप्ट नजर नहीं आ रहे? नहीं तो समझोगे तो आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्या हो गई, रिजेक्ट। हाँ, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, जैसे मैं अक्सर कर बात करता हूं उसकी, ट्राइलोबाइट्स, जानते हैं ट्राइलोबाइट्स? कितने लोग जानते हैं ट्राइलोबाइट्स के बारे में? हाँ, कितने लोग जानते हैं ट्राइलोबाइट्स के बारे में? तुम गधे हो, कार्टून भी देखते तो तुम जान जाते। छोटे बच्चे जानते हैं ट्राइलोबाइट्स के बारे में?
यस, डोरेमोन। डोरेमोन मैजिक गेट बनाता है, ठीक है। और हाँ, फिर दोनों जाते हैं वो क्या लोबिता होता है, कौन होता है? नोमिता। नोमिता डोरेमोन जाते हैं गार्डन के अंदर, खुदाई करते हैं। ओ वाह, ट्राइलोबाइट्स। क्या है ट्राइलोबाइट्स? है सामने दिख रहे हो, सामने पिटोगे जूते से। चुपचाप से कर रहे हो तो समझ में नहीं आता, ढूंढ रहा था कौन है, अब सामने दिख रहे हो। और पता है एक बार रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है ना, तो मर्डर किसी ने किया हो, पकड़े हो जाते हैं, इनका नाम चढ़ा हुआ है। आगे ध्यान रखना, पकड़े जाओगे, कहीं से कोई आवाज कर रहा होगा तुम पकड़े जाओगे। ऐसा गलती मत करना कभी, ठीक है। अब आ जाओ, तो सीधी सी बात है, उसमें साफ साफ दिखाया है ट्राइब, और बताया भी है, बच्चे जानता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं ट्राइलोबैक्स क्या होते हैं। जैंट ऑर्थोपोड फॉसिल, बड़े बड़े ऑर्थोपोड के फॉसिल। उसमें बताया ये सदियों पहले जब अर्थ पर लाइफ नहीं थी, एजॉइक, जब हम पढ़ाते हैं एजॉइक, प्रोटीरोजॉइक, मीजोजॉइक, पढ़ाते हैं ना, पूरा पूरा एरा सारे पढ़ाते हैं। तो एजॉइक का मतलब है जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं थी, ए मतलब एब्सेंट, जॉइक मतलब कोई लाइफ नहीं थी। उन युग की रॉक्स के अंदर हमें ट्राइलोबाइट्स मिल रहे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यानी लाइफ पहले थी, पर कैटास्ट्रोफिज्म हुआ, प्रलय आई, लाइफ खत्म। इसको अच्छी मूवीज में भी दिखाया है। डे आफ्टर टुमारो 2012, कहा था नहीं, भविष्यवाणी हुई थी 2012 में दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो उसमें पिक्चर बना डाली लोगों ने, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी थी। देखिए 2012, देखिए ना, कितनों ने देखी है? तो अच्छी, बहुत, और मजा आया हॉल में देखने में तो। ओ गई, दुनिया डूब रही है, नहीं आया? हाँ, अच्छी मूवी है। देखो मैं कभी विरोध नहीं करता, अगर अच्छी मूवी है, कुछ तुम्हें एक दो चीजें उसमें सीखने की मिल रही हैं, उसको ले लो और कचड़े को निकाल के डिस्कार्ड कर दो, सिंपल। हाँ, डे आफ्टर टुमारो और 2012, उस मूवी में ये बताया गया है कि, सुन लो मेरी बात, ये सब जानते हैं जितना अर्थ है, अर्थ 1/3 है, तो 2/3 क्या है? पानी। जितना पानी है उससे भी ज्यादा क्या है? पोल्स पर आइस। क्लियर है बिल्कुल। और ये जानते हैं धीरे धीरे आइस क्या हो रही है? डिसॉल्व। और जब आइस धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है, तो आगे जाकर के ये क्लियरिटी है कि अगर आइस डिसॉल्व हुई तो बहुत सारे आइलैंड क्या होते जा रहे हैं? गायब होते जा रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ये पता है कि अगर अर्थ के नीचे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होगा? जैसे उस मूवी में यही तो दिखाया है कि नीचे टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और वॉल्केनिक इरप्शन चालू हो गए पूरी दुनिया के अंदर। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जितना भी आइस था वो डिसॉल्व होना चालू हो गया, और तेजी से आइस डिसॉल्व होने से क्या हुआ? एकदम पानी उफना और पूरी दुनिया को उसने डुबो दिया। ठीक है, चाइना के जो हिमालय रेंज थे, हिमालय रेंज थे, जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई, जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऐसे तो हुए, ठीक है, तो वो सबसे ऊंचाई पर थे। तो कुछ साइंटिस्टों ने वहां पर बड़े बड़े 4 शिप बनाए हैं, जिन शिप के अंदर उन लोगों को रखा जाएगा जो आगे जाके नई लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें हर टाइप के जीव जंतु हैं, सब चीजें बनाई हैं, लोगों को इकट्ठा किया है। जिनके पास पैसा है उन लोगों को टिकट भी बांटी गई है, भाई इतना पैसा दोगे तो मैं टिकट मिल जाएगी जिंदा रहने की और नई लाइफ को क्रिएट करने की। उस मूवी में दिखाया है। पर ऐसे ही बाइबल में भी लिखा हुआ है कि कुछ मनुष्यों के लिए भविष्यवाणी हुई कि हे मनुष्य, हाँ भविष्यवाणी हुई, कहां से आवाज ऊपर आई, ऐसे दिखाते ना, हाँ, हे मनुष्य भविष्यवाणी हुई, ठीक है, मनुष्य के लिए हुई थी, बुद्धिमान तो वही था ना, ठीक है, तू एक बड़ी सी नौका बना, ठीक है, तो भाई लग गए वो नौका बनाने में, वो पूरा एक दिखाया आदि मानव टाइप के, ठीक है, बड़ा सा शिप बनाते हैं लकड़ी का, लकड़ी काट काट के बनाते हैं। फिर भविष्यवाणी, अब कुछ समय बाद प्रलय आएगी, पूरी अर्थ डूब जाएगी। अब तुझे क्या करना है? हर जीव जंतु को इस नौका के अंदर रखना है, समझना मेरी बात। तो वो आधे मानव टाइप के लोग हैं, उठा उठा के जीव, शेर को ले लेके आ रहे हैं, खींच खींच करके अंदर रख रहे हैं, समझ रहे हो, हर एनिमल को उठा उठा के ला के रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और वास्तव में प्रलय आती है तो सारे के सारे नौका में बैठ जाते हैं, सब डूब जाते हैं, नौका बचती है। वो नौका ही फिर आगे जाके क्या करती है? नई लाइफ को क्रिएट करती है। सेम कुछ ऐसा ही डे आफ्टर टुमारो 2012 में दिखाया है, समझना। और यही कुछ बात प्रूफ करती है, कौन सी? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म को, ट्राइलोबाइट्स। तो कुछ तो होगा, क्योंकि अभी कुछ साइंटिस्टों का दावा भी है कि मार्स पर, मंगल ग्रह पर लाइफ थी, पॉसिबिलिटी लाइफ थी पहले, पर हो सकता है कोई माइक्रोवेल, उसमें एटॉमिक वॉर कुछ टाइप का कुछ हुआ है, हाइड्रोजन बॉम्ब या एटम बॉम्ब जैसी चीजें चली हैं, जिससे कि वहां जो
क्रस्ट है ना, जो का जो सरफेस है वो उस तरीके से डैमेज हुई है जैसे कोई हाई हीट की वजह से हुई हो, समझ रहे हो? तो हो सकता है कुछ बाकी जो लोग थे एडवांस हो गए, उन्होंने चीजें बहुत आसानी से बना ली और चीजें नष्ट हो गई सारी की सारी। तुम समझ रहे हो ना? तभी तो इनका वर्णन कहीं ना कहीं इन शास्त्रों में, वेदों में, इन सब चीजों में लिखी हुई है कि भी लिखी हुई है तो कुछ तो है भाई इसके पीछे की कहानी, आई या नहीं आई। और उसको फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी कर दिया लोगों ने बना करके, एटम बम बना के प्रूव कर दिया, हाइड्रोजन बम तक बना डाला उसके अंदर, ठीक है? जान समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यानी थ्योरी तो है पर एविडेंस नहीं है। एविडेंस है हमारे पास? नहीं है, तो ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ पेरिस्पर्मिया, कॉस्मोजेक थ्योरी आई। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि एक्चुअल में जैसे मेटेरॉइड्स आते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे ही उस समय मेटेरॉइड्स आए होंगे जो हमारी अर्थ पर भी आए होंगे और प्लेनेट पर भी जाते हैं, सुनना अच्छे से, और प्लेनेट पर भी गए होंगे। और मेटेरॉइड्स के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइफ जनरेट हुई, ऐसा माना जाता है। इसको कॉस्मोजेक थ्योरी बोलते हैं या पेनिस्पर्मिया भी बोल सकते हो, पेनिस्पर्मिया या कॉस्मोजेक थ्योरी, आप समझ रहे हो? फिर ठीक है, ये कौन मानता है इसको? एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं इसको। बाहर मतलब किसी और प्लेनेट से जहां लाइफ होगी, ठीक है, वहां से नीचे अर्थ पर आए या और प्लेनेट पर भी स्प्रेड। जैसे हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उन प्लेनेट पर कुछ इस तरीके से सीड स्प्रेड कर रहे हैं जो वहां जर्मिनेट होंगे, ठीक है, और सकता है ऑक्सीजन क्रिएट हो जाए फ्यूचर में। तो जीवन की हमें इतना पता है कि अर्थ खत्म होने वाली है, ये पता है सबको। कब के बाद? क्योंकि धीरे धीरे अब जो युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, और हर कोई एटम बम की होड़ में आ रहा है, और जहां एक बार छिड़ा तो दूसरा पीछे तो नहीं हटेगा, तूने एक छोड़ा हम चार छोड़ेंगे, वही होगा, फिर वो अंत होगा। अब वो कब तक होगा? जब तक, समझ रहे हो, चल रहा है चल रहा है, एक ना एक होगा। हो सकता है तुम्हारे जीवन, मतलब तुम्हारी पीढ़ियां कुछ दो चार निकल जाए तब, पर होना जरूर है। तो तब तक भाई बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं कि मंगल पर शायद जीवन बस जाए, चंद्रमा पर शायद बस जाए, जहां मरेंगे तो कहीं तो कुछ तो हो। तो इंसान तो ये तो इंसान है। वही तो बता रहा है, पेनिस्पर्मिया बता तो रहा हूँ ना। पेनिस्पर्मिया का मतलब है पेंजीन, स्पोर्स, स्पोर्ट्स की फॉर्म में, जैसे स्पोर्ट्स स्प्रेड करते हैं तो किसी उल्कापिंड समझते हो ना, मेटेरॉइड्स, तो मेटेरॉइड्स पर स्पोर्ट्स टाइप की चीजें पड़ी हो जो अर्थ पर आकर के जर्मिनेट हुई, मतलब उनसे चीजें बनी, इसका कहना चाह रहे हैं। उसको पेनिस्पर्मिया, पेंजीन या स्पोर्ट्स टर्म यूज किया, समझ में आया? तो ये तो कहानी होगी साइंटिस्ट की। अब कुछ देसी कहानी की बात करते हैं, ठीक है। एक नाम सुना होगा, अरस्टोटल, अरस्तु, सब जगह सुना होगा आपने, हर सब्जेक्ट में सुना होगा, फिजिक्स में चले जाओ, केमिस्ट्री में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इनके ये भाषा वैसे है कि सब जगह है। तो मैं छोटा था, मैं समझता था यार कैसे साइंटिस्ट हैं, ये सबकी नॉलेज है तो, ठीक है। बाद में समझ में आया साइंटिस्ट नहीं है, ये फिलोसफर है। कौन है? फिलोसफर, ठीक है, जो फिलोसफी झाड़ते हैं। मतलब उस ये क्या करते हैं, घुमक्कड़ जिज्ञासा के थे, मतलब घुमक्कड़ का था, घूमने वाले। और उस समय घूमने की, भाई कौन घूमता था? घूमने के लिए घोड़ा होना चाहिए, फालतू टाइम होना चाहिए, नहीं तो पहले आम आदमी एक दो गांव में अपनी जिंदगी निकाल देता था, ये तो होता था। एक गांव से दूसरा गांव, भाई कहीं, समझ रहे हो, तीसरे गांव, बस यही इतना होता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक पर्टिकुलर जगह होती थी जहां शॉपिंग की जाती थी, और गांव गांव में ही सारे खेल हो जाते थे, बस, ठीक है। अब ये ऐसे थे, ये ऐसे थे कि दुनिया में घूमे हैं। पिट जाएगी, सुन तो सब लेता हूं लेकिन बोलता नहीं हूं मैं, इधर आ जा। तो ये ऐसे थे, ये घुमक्कड़ जिज्ञासा के थे। कैसे, किस जिज्ञासा के थे? घुमक्कड़ जिज्ञासा के थे। तो कहता ना, गांव में क्या कहते हैं, जो बड़ा बुजुर्ग है, भाई जाने दुनिया देखी है, जो बोल रहा हो सही बोल रहा है, ठीक है, नहीं ऐसे बोलते हैं गांव में, मतलब जो ज्यादा घुमा हुआ है उसकी बात मान लो, क्योंकि इसने दुनिया देखी है। तो भाई इन्हें दुनिया देखी थी तो इनकी बात मान ली जाती थी। पर साथ में बोन हेलमोंट ने इनको थोड़ा सा प्रूफ किया। कैसे किया समझाता हूं। जैसे बोरिंग रोड पर एक जगह है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि उस जगह पर एक गली है, उस गली में से निकलोगे ना, और रात के 12 बजे मत निकलना, रात के 12 बजे निकलोगे पीछे से आवाज आएगी, और मुड़ के देख लिया ना, उठा के उल्टा गाड़ देगा वो, ठीक है, ऐसा मत करना। तय क्या सर बकवास कर रहे हो, ठीक है। अचानक से तुम घूम गए, भूल गए, अचानक से एक दिन था तुम उस गली में ही थे, रात के 12 बज रहे थे, देखा 12 बजने वही गली है, अचानक से एमडी सर की बात याद आ गई, अरे यार एमडी सर ने वो बोला था। अब तुम्हारे हाथ पैर कांपने चालू हो गए, ये फिर जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में
तुम्हें आवाज सुनाई भी दी और तुम पीछे मुड़ के नहीं देखे और भाग लिए, और अगले दिन क्लास में आए, अरे सर, मैंने क्या हो गया, अरे सर आपने सही बोला था, मैं उस गली में था और आवाज आई, वो तो मैं मुड़ के नहीं देखा तो मैं उल्टा कर देता मुझे। अब सब बच्चों ने कहा अच्छा हम तो बकवास समझ रहे थे, ये तो एविडेंस आ गया एक, समझ में आया। तो अब 2-4 बच्चों के, क्योंकि यहां आवाज नहीं आई थी, आवाज किसने पैदा की, आपको भ्रम किसने दिया, आपके सेरिब्रम में, ठीक है। तो सेरिब्रम आपको भ्रमित करता है, सेरिब्रम आपको बेवकूफ बनाता है, सेरिब्रम आपके अनकॉन्शियस चीजों को कॉन्शियस में कन्वर्ट करके दिखाना चालू कर देता है, बहुत पावरफुल होता है। तभी तो कहता हूं अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कभी भी गलत चीजें मत डालो, मतलब कभी मत सोचो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर अंदर कॉन्शियस में चला गया सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो भाई कॉन्शियस माइंड कभी सिलेक्शन होने नहीं देगा, मानो ना मानो बहुत पावरफुल चीजें हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड को महसूस करा दो कि सिलेक्शन हर कीमत पर होगा, नहीं आया क्या, आई नहीं आई, ये चीज मेरी आज परफेक्टली क्लियर होगी, ये अगर उसने फील कर लिया तो कॉन्शियस माइंड अपने आप ही उस चीज को फॉलो करवाना चालू कर देगा। कॉन्शियस माइंड वही काम करता है जो अनकॉन्शियस माइंड में होती है। तो अनकॉन्शियस माइंड में एक दिन में नहीं चीजें धीरे 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 आपके विश्वास, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आपको पता नहीं होता। वो रिफ्लेक्शन होता है, सपनों में भी हो सकता है रिफ्लेक्शन, सपने देखते हो ना, वही रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो, चीजें घटित होना चालू हो जाती हैं, यार ये तो चीज मैंने सोची थी, ये हो रही है मेरे सामने, वो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में कन्वर्ट हुआ और वो चीज होना चालू, वो रियलिटी है भाई। ये पावर ऑफ माइंड समझो, बहुत तगड़ी है पावर ऑफ माइंड, समझ रहे हो, कुछ भी करा सकता है, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीजें एम्स एम्स निकालना, तुम सोचो कि प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो तुम वो बन जाओगे भाई, मजाक नहीं है। पर सोच इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि अनकॉन्शियस माइंड, समझ रहे हो ना, वो रिफ्लेक्शन कॉन्शियस माइंड से इतना करा दे कि वो हो जाए, वही घटनाएं होती हैं, समझो मेरी बात। तो अब समझो, जब अरिस्टोटल ने ये वाली बात कही तो उनके समर्थन में भी, जैसे मैंने ये वाली बात कही तो क्लास में 4-5 मेरे समर्थन में लोग तैयार हो गए, समझ में आया, जैसे प्रियांशु तैयार हो गया, हाँ सर सही बोल रहे हो, समझ में। कुछ लोग अपोज में भी थे, सर मैं तो रोज जाता हूँ, कोई मुझे आवाज ही नहीं आती, पर हमें तो 4-5 से मतलब है, हो गया 4-5, ठीक है। तो वो 4-5 डंका पीट देंगे सारे पूरी दुनिया के अंदर कि हाँ एमडी सर सही कह रहे हैं, एमडी सर सही कह रहे हैं, हो गया काम। यही तो होता है, जिसके पास जन समर्थन ज्यादा होता है वो गलत बात को भी प्रूव कर देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सारा खेल कैसा, जन समर्थन का, वही वही होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट, इन्होंने एक दिन क्या किया एक्सीडेंटली, ठीक है, कहीं गेहूं की बाली पड़ी होंगी, और अपनी शर्ट पसीने से भीगी उतार के गेहूं की बाली के ऊपर डाल दिया, पड़ी नहीं। कुछ दिनों बाद अचानक देखा उन्होंने, वो 21वां दिन था, वहां पर क्या देखा, कुछ चूहे आ गए, और भाई चूहे तो थे ही नहीं, ये कहां से आगे पैदा हो गए, ठीक है। और ये बात सही है, किसकी बात, अरिस्टोटल की बात सही है कि अगर गेहूं की बाली और पसीने से भीगी हुई शर्ट को 21 दिन तक साथ रख दोगे चूहे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अरिस्टोटल क्या थे, जब घूम रहे थे तो नील नदी के किनारे रात के टाइम पर सो गए, सुबह उठे तो उनको नील नदी के किनारे बहुत सारे, नहीं घड़ियाल, समझना, में घड़ियाल समझते हो ना, गैवियाल, क्रोकोडाइल, ठीक है, जैसे एलिगेटर्स, ठीक है, जैसे टर्टल, टॉर्टोइस टाइप के एनिमल्स वहां आ गए, क्योंकि वो धूप सेकने आए थे, वो ये कहां से पैदा हो गए, ये थे ही नहीं रात में। अच्छा, नील नदी के कीचड़ पर सनलाइट पड़ते ही ये पैदा हो जाते हैं, थ्योरी बना डाली। अब जहां गए वहां यही बताया लोगों को, नहीं आया क्या। तो एक्चुअल में उन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, टोटली एबायोजेनेसिस, कोई बायोलॉजिकली नहीं है, तो नाम दे दिया इसका कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। किसने दिया था, अरिस्टोटल, प्लेटो ने दिया था, समर्थन किसने किया, वॉन हेलमोंट ने किया, समझ में आ गया। 21 दिनों तक पसीने से भीगी हुई शर्ट और गेहूं की बाली को साथ रख के चूहे पैदा हो गए, इस वाली बात से इन्होंने प्रूव कर दिया, समझ में आया। और ये बकवास थ्योरी को, इस थ्योरी को डिस्कार्ड, क्योंकि उस समय बड़ी प्रचलन में आ गई थ्योरी, इसको डिस्कार्ड करना कोई आसान काम नहीं था, उसको डिस्कार्ड करने के लिए पावरफुल इंसान चाहिए था। तो नो डाउट लुईस पास्चर, तो लुईस पास्चर को एज अ मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, और गॉड की तरह मानते थे साइंस के वाले फील्ड के अंदर। क्यों, क्योंकि इनके 2 बेटे थे, दोनों का देहांत हो गया था, तो एकदम ये बहुत ऐसे हो गए थे, नहीं कहते ना एकदम, हाँ पगला के समझ लो, ठीक है, मतलब मेंटली नहीं पर अंदर से इन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। पर फिर से इन्होंने एक हिम्मत जुटाई और अपने जीवन को समाज के लिए डोनेट कर दिया। फिर आगे जाकर के इन्होंने माइक्रोवेल फील्ड में बहुत सारे काम किए, तुम पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में आगे जाकर के, मतलब बहुत सारी चीजों का, चाहे वैक्सीन हो, बहुत सारी चीजों के जनक यही थे, और इनकी बात लोग मानते थे, क्योंकि ये अपने लिए कुछ नहीं करते थे, टोटल समाज के लिए करते थे, तो गलत नहीं करते थे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे लोगों ने किए, जैसे फ्रांसिस्को रेडी ने भी किए, स्पेलेंजनी ने भी किए, पर किसका एक्सपेरिमेंट माना गया,
लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने बताया कि एक्चुअल में लाइफ ऐसे ही नहीं बन जाती, लाइफ ऐसे नहीं बन जाती। ये क्वेश्चन अगर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिस्कार्डेड बाय, डिसप्रूव बाय, आप बोलोगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिसप्रूव बाय थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दी? लुईस पास्चर, नाम इन्हीं का याद रखो। इन्होंने बताया कि लाइफ से लाइफ क्रिएट होती है, यूं ही स्पॉन्टेनियस जनरेट नहीं होती, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ क्रिएट होती है। मतलब ओमनीस वाइवम एक्स वीवो, ओमनीस वाइवम एक्स वीवो का मतलब है कि न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, देख लो 1 मिनट, पूछा जाता है इसलिए। इन्होंने एक बीकर लिया, फ्लास्क लिया, क्या लिया? फ्लास्क। अच्छे से, अच्छा एक काम और कर देते हैं, अब देखो फ्लास्क की ये क्या है? नेक। इसके अंदर क्या भर दिया उन्होंने? ब्रॉथ। क्या भरा? ब्रॉथ। ब्रॉथ कैसे बनाया? एनसीईआरटी सब दे रखे हैं, ध्यान रखना। इन्होंने ईस्ट लिया, सूखा हुआ ईस्ट, इन्होंने शुगर ली, पानी में घोल लिया, उठा करके एक घोल बनाया, उसको उठा करके ब्रॉथ बोला, भर दिया इसके अंदर, भर दिया इसके अंदर ब्रॉथ, लिक्विड। ये बहुत अच्छा एक मीडियम बन गया बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, अच्छा मीडियम है। इसको उठा करके ट्रांसफर कर दिया, ये इधर कर दिया। अब इसकी नेक को ना एस शेप में बेंड कर दिया। किसमें बेंड कर दिया? एस शेप, लाइक अ स्वान। अब इसमें ब्रॉथ भरा हुआ था, इसमें माइक्रोब पहले भी तो हो सकते हैं, पहले से ही पानी के अंदर सब जगह, हाँ या ना? अब क्या करेंगे? ये फ्लेम, इसको बहुत अच्छे से स्लाइस करेंगे, स्लाइसेशन कर दिया इसका अच्छे से। स्लाइसेशन का मतलब क्या हो गया? माइक्रोब्स फ्री। अब जब माइक्रोब्स फ्री हो गया तो धीरे धीरे वेपर्स जाएंगे, वेपर्स यहां कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर के अंदर। भर गया यहां पर पानी। अब इसकी वजह से क्या एयर अंदर एंटर कर पाएगी? यस या नो? छोड़ दिया ऐसा एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, इसी को 2 में कन्वर्ट कर दिया। एक में तो सेम डिट्टो ऐसे छोड़ दिया ना कुछ दिनों के लिए आफ्टर, और एक की नेक को तोड़ दिया। इससे क्या फायदा हुआ? जो नेक को तोड़ा इन्होंने, ये टूट गई नेक। इसमें नेक को तोड़ा नहीं इन्होंने, बस छोड़ दिया ऐसे कुछ दिनों के लिए। एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाएगा? इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में थे। यानी ओमनीज वाइवम एक्स, लाइफ से लाइफ क्रिएट हो गई। लाइफ है अंदर भी, क्या बन गई? लाइफ। ठीक है, यहां प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी क्या कहना चाह रहे हैं? ओमनीज वाइवम पर, यहां पर ऑलरेडी वाटर था यहां पर,
वाटर के से एयर की एंट्री हो पाई यहां पर? नहीं, तो लाइफ नहीं थी, लाइफ एब्सेंट। यानी लाइफ से लाइफ क्रिएट हो रही है, यूं ही कोई अचानक से अवतरित नहीं हो रहा। समझ में आया? तो उन्होंने प्रूफ कर दिया भाई लाइफ से लाइफ आती है, कोई ऐसे ही नहीं आ जाता। ये वाली बात किसने बोली थी? लुईस पास्चर। फिर एक थ्योरी और आई जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी आज तक की, ओपरिन हेल्डिन थ्योरी। इस थ्योरी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी एबायोजेनेसिस। हाँ बिल्कुल, प्राइमरी एबायोजेनेसिस या केमिकल एवोल्यूशन पूछा गया है। केमिकल एवोल्यूशन। भाई प्राइमरी एबायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस में अंतर है। एबायोजेनेसिस का मतलब है टोटली एबायोजेनेसिस की बात कर रहे हैं कि अचानक से कोई चीज अवतरित हो गई, कोई बायोलॉजिकल फंडा ही नहीं है। पर यहां कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। यानी पहले प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब पहले एबायोजेनेसिस हुई है फिर बायोजेनेसिस हुई है। समझना मेरी बात? इसको बड़ा एक्सपेरिमेंटल उन्होंने बताया, ओपरिन हेल्डेन साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि एटमॉस्फेयर में पहले एटम्स थे, जैसे कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस थी, सल्फर थी, बस बहुत है इतने, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब एटम ही तो है सारे के सारे, हाँ है ना? अब आप जानते हो एटम अगर इंटरेक्ट करेंगे तो आगे जाकर के सिंपल मॉलिक्यूल बना लेंगे, धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मानो ये एटम इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बन सकता है, जरा बताओ? अमोनिया बनेगा, बिल्कुल सही है। पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था जो एटमॉस्फेयर में बना था, वो क्या था? अमोनिया। और क्या बन सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। और बताओ? मीथेन, बिल्कुल सही, मीथेन। इस एक ही बना दे रहा हूं मैं, अभी इतना ही बना दूं चलेगा? कि हाइड्रोजन ही बनेगी, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन एटसेट्रा। अब मेनली फोकस दो पे करोगे। क्वेश्चन आएगा पहला इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बना था, पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बना था। समझ गए ना मेरी बात? तो ये हो गया फर्स्ट इनऑर्गेनिक, फर्स्ट। और ये क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनिक, फर्स्ट। अच्छा, अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होगे, आपने पढ़ा होगा कि अगर मीथेन का मैं कंडेंसेशन कर दूं तो क्या बनेगा? कंडेंसेशन, जोड़ना। कंडेंसेशन नहीं होते हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम, कुछ पूछा ही नहीं है मैंने तो। ऐसा चेन बनेगा, ठीक है। मीथेन के कंडेंसेशन से प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जुड़ना चालू हो जाएंगे। सिंपल है, क्या इसमें बच्चों वाली बात कर रहा हूं? अभी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जानता नहीं हूं, बच्चों वाली पढ़ाऊंगा, छोटे वाले बच्चों वाली। तुम बहुत ऊंची वाला सोच लेते हो मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात है ना, ये तो बनेगा। अरे मीथेन जुड़ती जाएगी, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ना जुड़ना, रिडक्शन माने जुड़ना, ऑक्सीडेशन माने टूटना। समझना मेरी बात? तो चेन बनती जाएगी, यानी बहुत सारे कंपोनेंट बन जाएंगे। प्रोपेन, समझना, प्रोपेन एक कंपोनेंट ही तो है, ठीक है। ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन से बन जाएंगे ना, यानी चीजें जुड़ रही हैं। तभी तो प्रारंभिक एटमॉस्फेयर का रिड्यूसिंग होना बहुत जरूरी था, तभी इवोल्यूशन पॉसिबल है, तभी लाइफ का ओरिजिन पॉसिबल है। अगर ऑक्सीडाइजिंग होता तो पॉसिबल ही नहीं था। पर आगे का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग होना जरूरी था, तभी एनर्जी लिबरेट होगी। बड़ा तरीके से सिस्टम बने। पृथ्वी, अर्थ ऐसे ही नहीं बनी, और अर्थ पर लाइफ ऐसे ही नहीं आई। बड़ा बड़ा नेचर का कंसेप्ट लगा है बहुत बड़ा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आगे जाकर के इनके भी मिलने से कुछ और भी चीजें बनी, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, जैसे अमाइनो एसिड बने। क्या बने? अमाइनो एसिड। जैसे सिंपल सुगर बने, सिंपल। ये कौन बोल रहा है? ये ओपरिन और हेल्डेन साहब बोल रहे हैं। इन्होंने बताया फैटी एसिड बने, फैटी एसिड। इन्होंने बताया ग्लिसरॉल बना, इन्होंने बताया। और क्या बना बताओ? नाइट्रोजनस बेस।
एटसेट्रा। ये बताया उन्होंने कि ये सब चीजें बनी होंगी। फिर उन्होंने बताया कि अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? प्रोटीन। सिंपल शुगर के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? कार्बो। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से क्या बनता है? नाइट्रोजनस बेस से क्या बनते हैं? जैसे डीएनए ऑब्लिक आरएनए। फिर इन्होंने कहा कि भाई ये वो चीजें बन गई जिनको आप प्रोटोबायोन्ट्स बोल सकते हो, या वो चीजें बन गई जो आगे जाकर के बायोजेनेसिस करेंगे। बायो जेना, तभी तो बोला प्राइमरी एबायोजेनेसिस। पहले क्या हो रही है? एबायोजेनेसिस, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? बायोजेनेसिस। सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी एबायोजेनेसिस, INAI। अब इन्होंने ये भी बोला कि ये सब चीजें जो हो रही है ना, इनके लिए एनर्जी कहां से आ रही है? भाई ये रिएक्शन हो रही है, फिर वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ठंडे हो रहे हैं, ठंडे होकर फिर क्लाउड क्या होगा? बारिश की तरह नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, प्रोसेस चल रही है। ऊपर क्या है? रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हो रही है, नीचे क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो हीट है, नीचे हीट है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, नहीं आया क्या? वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। और तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ऊपर क्या है? क्लाउड। जो भी चीज नीचे वेपर्स में ऊपर जाएगी तो पानी की फॉर्म में नीचे वापस आ जाएगी। साइकिल जैसे मेंटेन भी तो रहे ना। साथ में क्या है? इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग बोल दो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक, क्या बोला इन्होंने? कुछ ही बोल दो, ठीक है। स्पार्किंग चल रही है, इलेक्ट्रिक मतलब लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग कह दो। और ये भी तो जानते हो, यहां सन भी तो है ऊपर। क्या ओजोन है उस समय ऊपर? हाँ, ओजोन कहां से आ गई अभी? सन है तो रेडिएशन आ रहे होंगे, नो डाउट। यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, सारे रेडिएशन। आयोनिक रेज, नॉन आयोनिक रेज, सब कहां से आ रहे होंगे? सन से आ रहे होंगे, रेडिएशन। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? रेडिएशन भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, क्लाउड से बारिश भी हो रही है, और साथ में वॉल्केनिक इरप्शन भी तो हो रहे होंगे नीचे, ज्वालामुखी फट रहे होंगे। वॉल्केनिक इरप्शन जो नीचे क्या बना रहे थे? हीट, हाई टेम्परेचर। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? अर्थ पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं ऊपर, समझ रहे हो? क्या टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? ये आपस में रिएक्ट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएंगे। ऊपर क्या होगी? लाइटनिंग, रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद उनमें फिर रिएक्शन होगी, फिर क्लाउड की फॉर्म में, क्लाउड से बारिश की फॉर्म नीचे आएंगे, फिर हीट की फॉर्म में ऊपर जाएंगे। तो ये रिएक्शन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो एनर्जी के सोर्स क्या क्या है यहाँ पर? वॉल्केनिक इरप्शन जो हीट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग यानी लाइटनिंग हो रही है, और क्लाउड धीरे धीरे उसको वापस नीचे भेजते हैं, फिर हीट से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या कर रही है? चल रही है। नहीं आया? तो ये थ्योरी उन्होंने दी ओपरिन हेल्डेन ने, और कहा आगे जाकर के यही बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, या उस प्रिमिटिव सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे जिसने जीवन की उत्पत्ति की। यानी प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन इन्हीं से हुआ, और प्रोटोबायोन्ट से प्रोकैरियोट बने, और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने। आई या नहीं आई? इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। समझ रहे हो ना मेरी बात? उस समय स्टैनले मिलर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन समझ गए ना? हाँ, सोचो। हाँ, तो वो अपनी लैब में, साथ में उस समय रिसर्च भी चलती थी, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, रिसर्च भी कराई जाती थी। तो जब उन्होंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा इसको मैं करके देखता हूं। तो उन्होंने लैब में एक सेटअप लगाया। क्या लगाया? एक सेटअप, समझना।
मिलर साहब ने 19, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, पूछा जाएगा, 1953 में एक सेटअप लगाया। मिलर साहब ने एक सेटअप लगाया जिसमें एक फ्लास्क लिया जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग हो रही थी, क्योंकि तो इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए थे, लगभग कोशिश कर रहे हैं उस वाले इलेक्ट्रिक बोल्ट को जनरेट करना जो एटमॉस्फेयर में होता है। 7500 बोल्ट का एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड लगा दिया इन्होंने। समझना मेरी बात। जो स्पार्किंग कर रहे थे, स्पार्किंग, इसके अंदर कितने टाइप की गैसेस ली उन्होंने? 3 गैस ली और साथ में वाटर लिया। इनका रेशियो क्या था गैसों का? अगर आपसे पूछूं मीथेन, साथ में आपसे पूछूं हाइड्रोजन, साथ में आपसे पूछूं अमोनिया, क्या रेशियो आएगा जरा बताओ? 2:1। हाँ, ये देख रहा था क्या बोलते हो, जानू सी मैंने आगे पीछे किया। ठीक है, बच्चा क्या रख रहा था? 2:1:2 ना, 2:2:1। जहां पर इवन है वहां 2:2, जहां ऑड आएगा वहां 1। याद रहेगा? हाँ। तो इस रेशियो में इन्होंने ये गैसेस ली। इस पर क्वेश्चन आता है रेशियो क्या था, इसको आगे पीछे भी करके पूछ लेते हैं। तो इस रेशियो में इन्होंने गैसेस ली, साथ में क्या था? वाटर था। ठीक है, तो वाटर वेपर्स थे और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया अच्छे से। और बीच का एटमॉस्फेयर क्या था? ठंडा था। ठंडा करने के लिए कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर में ठंडा पानी जाता है, ठंडा पानी यहां निकल जाता है ऐसे। तो ठंडा पानी रोटेट करेगा तो जो भी वेपर्स होंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां जाएंगे? नीचे। कहां भर गए? यू ट्यूब के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स का फिलिंग हो गई। जैसे वाटर थोड़ा सा ऊपर पहुंचेगा, कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। यहां पर हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, मतलब रॉड लगा दी जो 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट कर रही है, लाइक अ वॉल्केनिक इरप्शन। फिर ये पानी खोलेगा, खोलेगा तो फिर कहां जाएगा? ऊपर वेपर्स की फॉर्म में। फिर यहां पर स्पार्किंग होगी, फिर ठंडा होगा, फिर वाटर ड्रॉपलेट। तो ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलाया इन्होंने? 18 डेज। 18 दिन बाद इनको कुछ नजर आया। क्या बताओ? कुछ नजर आया जिससे एक खुशी की लहर दौड़ी। वाह, ऐसा हो सकता है। इनको इस यू शेप की जो ट्यूब थी जिसमें पानी भरा हुआ था, इसको हमने समुद्र के इक्वल मान लिया कि समुद्र में पानी भरा था, इसमें भरा हुआ है। बस इसमें हमें अमाइनो एसिड दिख गए। क्या मिले? अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड देखने को मिले इसके अंदर हमें? यस, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। इस टाइप के अमाइनो एसिड देखने को मिले जो बता रहे थे कि हाँ, ओपरिन हेल्डिन की थ्योरी में दम है। नहीं आया क्या? ओपरिन हेल्डिन को भी नहीं पता था कि इनकी थ्योरी में इतना दम है। ठीक है, समझ रहे हो कि जब इन्होंने मिलर ने प्रूफ किया तब उनकी थ्योरी और ज्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है, ये समझ में आ गया कुछ तो है जो आगे जाकर के प्रोटोबायोन्ट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या है जो ओपरिन हेल्डिन की थ्योरी में तो था पर इनके एक्सपेरिमेंट में नहीं था? रेडिएशन कहीं नजर आ रहे हैं इसके अंदर भाई? ठीक है, यहां रेडिएशन का अभाव है, नहीं नजर आ रहे। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वाले। ठीक है, कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में वो क्या चीज एब्सेंट है जो ओपरिन हेल्डिन की थ्योरी में प्रेजेंट थी? रेडिएशन यहां पर एब्सेंट है ही नहीं। रेडिएशन कहीं कहीं दिख रहा है आपको? रेडिएशन, इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, रेडिएशन है ही नहीं। रेडिएशन यहां पर है ही नहीं भाई, इन्हें यूज ही नहीं किया रेडिएशन। आई या नहीं आई? अरे बोल तो दो। अब जब ये वाली बात आ गई तो समझ में आ गया कि हाँ, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। हम ठंडा नहीं कर रहे, ये तो एटमॉस्फेयर में ऐसा है। एक लेयर के बाद एटमॉस्फेयर देख, जैसे प्लेन से ऊपर जाते हो तो वो अनाउंस करता है, ठीक है, कि अभी इस समय बाहर का तापमान माइनस इतना है।
ठीक है, पायलट क्या टाइम टाइम पर पायलट या जो भी जो अंदर होते हैं, ठीक है, एयर होस्टेस वगैरह, ये अपना थोड़ी थोड़ी देर पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। फिर पटना आएगा तो पटना का टेम्परेचर कितना है, दिल्ली आएगा दिल्ली का टेम्परेचर कितना है। मैं तो पटना दिल्ली घूमता रहता हूँ तो वही याद है मुझे, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर माइनस में होता है, जैसे अभी कल की बात है तो बाहर का टेम्परेचर -14 यानी कितना बता रहा था वो मुझे, ठीक है, इतना है, ठीक है। फिर पटना का टेम्परेचर 18 है, दिल्ली का टेम्परेचर शायद 8 या 9 था। दिल्ली ठंडा है यहाँ से है? नहीं, हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं हम। हाँ तो बता तो रहे हैं। अब यहाँ जाओ, तुम ऐसी बातें करते हो, ऐसे में पढ़ाई की बातें किया करो ना, तो मजा आ जाए, मतलब सब चीज याद ही हो जाए। आ जाओ। तो ये समझ में आया कि जो इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ हुआ, पानी में। तो ओपन एंड हेल्डन की बात रिलेटेड कुछ बातें हैं, सुन लो एक मिनट, मैंने लिख दिए पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात आती है कि इवोल्यूशन कहाँ हुआ, वाटर के अंदर। एनर्जी के सोर्स क्या थे, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। तो 3 मेन सोर्स थे एनर्जी के, वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग एंड यूवी रेज एंड एक्स रेज रेडिएशन। लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई है, वाटर। अगर ओपरेन की बात करूं, ओपरेन कहां के रहने वाले थे, रशिया, रशियन साइंटिस्ट थे जो एक बायोकेमिस्ट थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है। हेल्डिन साहब कहां के रहने वाले थे, इंग्लैंड। बट ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो इंडिया में भुवनेश्वर आकर के सेटल हुआ था, हेल्डिन साहब। एक बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कंफ्यूज नहीं होना। स्पीसीज डार्विन साहब, लाइफ ओपरेन साहब। नहीं आई, जब भी स्पीसीज आ जाए तो डार्विन, लाइफ आ जाए तो ओपरेन। पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं जब प्रेशर में होते हैं, पर अब नहीं करोगे, एक बार तुम फोकस कर लो। हाँ अच्छा, ऐसा भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो यहां तक कोई डाउट बेटा। हाँ, ओपरेन, ढंग से बोलो। हाँ, ओपरेन अलग थे, हेल्डेन अलग थे, तो थ्योरी का नाम दिया ओपरेन हेल्डेन थ्योरी। आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे आ जाओ। अरे रेडिएशन मिलर की थ्योरी में नहीं था, स्टैनले मिलर में नहीं था, इन्होंने तो दिया था, फिर दिखाना पड़ेगा। इन्होंने रेडिएशन दिया था, मिलर में रेडिएशन नहीं था। आई, हाँ, ठीक है। अब बात आती है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी प्राइमरी एबायोजेनेसिस हो गया, पहले एबायोजेनेसिस यानी केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, अब क्या होगी, बायोजेनेसिस। इन्होंने कहा उस समय आदि सागर, आदि सागर समुद्र था, धीरे धीरे समुद्र में पानी भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया और भर गया। साथ में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा थे उस समय, ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक थे। आवाज ऑर्गेनिक नहीं है, समुद्र में ऑर्गेनिक नजर आते हैं क्या ना, उस समय ऑर्गेनिक थे क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा था। और धीरे धीरे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्री बायोटिक मॉलिक्यूल जो भी थे, इनका एग्रीगेशन स्टार्ट हो गया, इकट्ठे होने चालू हो गए। तुम समझ रहे हो मेरी बात, तुम बोलते नहीं हो यार। जब मैं कहता हूं बोलो तो वो नहीं बोलते, नहीं बोलो तो हम कुछ भी बोलते हैं। समझना मेरी बात। तो ये धीरे धीरे क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। समझ रहे हो ना, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल में क्या क्या हो सकता है, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, और बताओ, न्यूक्लिक एसिड,
ये सब चीजें आरएनए लिख तो दिया, फिर न्यूक्लिक एसिड क्यों लिखवा रहे हो मुझसे? प्रोटीन लिपिड हो गया, फिर क्या होगा? पॉली सैकराइड, मतलब पॉली सैकराइड। ये सब क्या थे? प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। आप समझ रहे हो? इनका क्या हो रहा है? एग्रीगेशन। धीरे धीरे एग्रीगेट होना चालू हो गए, ठीक है। और यही प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल आगे क्या बनाएंगे? प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं? वही मॉलिक्यूल जो प्रोकैरियोट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो प्रोटोबायोन्ट्स हैं, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। आइए, नहीं है कुछ भी ऐसा नया नहीं है अभी, स्टार्टिंग में कहानी है आज तो बस। कल से थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट ऐड होगा, परसों मॉडर्न थ्योरी होगी, उसके अगले दिन ह्यूमन इवोल्यूशन। 4 पार्ट में टूट दिया है उसको, ये थ्योरी कल खत्म हो जाएंगी, ठीक है? नहीं, उसके अगला जो मेरा वीक आएगा उत्तर के बाद, उसमें पूरी बायोटेक करा के ही जाऊंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एक साथ, समझ गए? 4 लेक्चर फर्स्ट चैप्टर में और 3 लेक्चर सेकंड चैप्टर में। टोटल कितने होंगे? 4 5 6 7 लेक्चर, 7 दिन लगातार लूंगा मैं, ठीक है? तब तक अभी हो सकता है नेक्स्ट वीक तुम्हें प्लानर मिल जाएगा, बन चुका है लगभग, आज कुछ फाइनल करके वहां से एक बार अप्रूवल लेके, ठीक है, फिर अपना टेस्ट स्टार्ट करना। मिड मार्च में शायद मान के चलो आपका टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है? मतलब जैसे सबका क्लियर खत्म हो जाएगा 22 फेब फिजिक्स का पार्ट खत्म हो रही है तुम्हारी। अच्छा, फिजिक्स का लास्ट वाला पार्ट तो बाद में हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पार्ट टेस्ट चलेंगे ना, तो पार्ट टेस्ट तुम्हारा फिजिक्स हो ही चुका है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, फिर फेब में चालू कर देंगे और एग्जाम से थोड़ा पहले तक चलेंगे। साथ में और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन तुमने ऑनलाइन वाली कर रखी है क्या? कोई भी कर रखी है? नाम लेने की तो नहीं बोला मैंने, कौन था ये? हाँ, मतलब मैं इतना कहा कोई भी एक टेस्ट सीरीज और कर लो, एक तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रख लो, ठीक है? और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो एक तो तरुण सर ने चालू कर दिया माइलस्टोन, से माइलस्टोन मेरा भी नेक्स्ट वीक से आ रहा है, वो सॉल्व कर लो। और ये जो प्राइम वाला है वो दे रहे हैं क्वेश्चन, वो लगा लो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे लो, 30-35 मॉक टेस्ट दे लो। कितने? 30-35 मॉक टेस्ट दे लो। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट वीक से मेरा आएगा ना, नेक्स्ट वीक से। ये सोया हुआ है, सोया हुआ है, कोई नहीं। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब प्रोकैरियोट बना दें, अब डायरेक्ट प्रोकैरियोट बनेगा और फिर यूकैरियोट बनेगा। कितना टाइम है? 12 मिनट तो नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बात क्लास है किसी की क्या? अच्छा, एक है अभी, यानी 4 घंटे तुम्हारे हो चुके हैं, अब 6 घंटे तुम्हारे समय पे आ जाते हैं और लेट से छूटते हैं। ठीक है, कोई नहीं। विधि सर छोड़ नहीं रहे? छोड़ दिए? यानी थोड़ा सा रह गया ना, करा देंगे वो तो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, अब होड़ चढ़ गई, क्योंकि जब जैसे ही थ्योरी पब्लिश हुई, साइंटिस्टों में ये होड़ हुई कि यार प्रोटोबायोन्ट्स कैसे होंगे, कौन होगा जो वाकई में लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहले तो ओपरेन साहब भी पीछे नहीं हटे, उन्हें मैं ही करके देखता हूँ, अब तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लगाया, पहली बार एक्सपेरिमेंट लगा के देखता हूँ, ठीक है? समझना। तो इन ओपरेन साहब ने एक टर्म दिया कॉइसरवेट्स, क्या टर्म दिया? कॉइसरवेट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कॉइसरवेट टर्म गिवन बाय ओपेरिन और माइक्रोस्फीयर टर्म गिवन बाय सिडनी फॉक्स, फ्लोरिडा में रहने वाले थे साइंटिस्ट, प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट क्या, हाँ सिडनी फॉक्स, समझ रहे हो? हाँ। आ जाओ, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स।
तो दो प्रोटोबायोन्ट्स बड़े पिछले मतलब फेमस हुए भाई, इन दोनों साइंटिस्ट बड़े साइंटिस्ट हैं, दिए इन्होंने, तो ठीक है। क्वाइसर वेट्स में क्या किया ओपेरिन साहब ने? कुछ भी नहीं किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ा इन्होंने, अपनी थ्योरी तो पता ही थी इनको। एक बीकर लिया, उसमें प्रोटीन, बड़े बड़े प्रोटीन डाल दिए, साथ में पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट डाल दिए, और खूब अच्छे से उसको शेकिंग कर ली, ड्रॉप निकाली, स्लाइड पे डाली, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगा के देखना चालू किया, अच्छा कुछ ऐसा दिख रहा था। यही मॉलिक्यूल होंगे जिन्होंने लाइफ को बनाया होगा, ठीक है। पड़ोस में, ठीक है, माइक्रोस्फीयर भी बनाए गए। उन्होंने थोड़ा अलग हटके किया। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने प्रोटीन ली। क्या ली? प्रोटीन। रुको, ये सब एक्सपेरिमेंट है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, पूरी कहानी समझो। ना तो इससे लाइफ बन सकती, ना इससे लाइफ बन सकती, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो किसी में है ही नहीं। समझ में आया? तब साइंटिस्टों ने कहा यार इनसे तो लाइफ नहीं बन सकती, ना लाइफ के लिए न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए। फिर होड़ ये छिड़ी कि न्यूक्लिक एसिड पहले कौन सा आया होगा, आरएनए या डीएनए? फिर प्रूफ हुआ आरएनए। क्यों आरएनए? ढंग से बोल, तू गाना गा रही है एकदम आराम से, एकदम साफ साफ स्पष्ट में बोल, ऐसे 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 ऐसे। कौन बताएगा आरएनए ही क्यों आया पहले? क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है। तो यूरेसिल से क्या फर्क पड़ता है बता, एक जना बताएगा। क्यों भाई? थायमिन क्यों अनस्टेबल होता है? क्यों वो स्टेबल होता है? अरे मैं गलत पूछा मैंने प्रियांशु, बता। मैं तो इतना पूछा है कि यूरेसिल जी कह रहे हैं अनस्टेबल होता है, थायमिन स्टेबल होता है। क्योंकि स्टेबल नहीं होता तभी तो रिएक्टेबल होता है। अरे सी बात है, जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा। हाँ सिंपल सी बात है। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? स्ट्रक्चर याद है यूरेसिल और थायमिन का? मीथेन किस में जुड़ा होता है? और जहां मीथेन होता है वहां स्टेबिलिटी होती है। अभी बायोटेक मैंने नहीं पढ़ाया। अच्छा अच्छा अच्छा, जहां मीथेन होगा वो स्टेबल होगा। यस, जहां मीथेन होगा वो डीएनए स्टेबल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस उस पर काम नहीं कर सकते, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। आई नहीं आई? हाँ। एक तुम्हें सुनाई नहीं दिया से कैसे हो सकता? तुम आगे बैठे हो। अच्छा उन्हीं का, ठीक है। जैसे अभी हमने बच्चे से पूछा कि पहले डीएनए आया है आरएनए, तुम बताओ क्यों आया आरएनए? एक तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। दूसरा, आरएनए से डीएनए बन सकता है आसानी से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, तो उसको भी नहीं जुटलाया जा सकता। तीसरा, स्टेबिलिटी के बेस पर पहले जो कंपाउंड आएगा वो अनस्टेबल होगा, बाद में जो आएगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो आरएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए स्टेबल होगा, आरएनए अनस्टेबल है। और आरएनए एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है, राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। तो पहले स्टार्टिंग में जो अनस्टेबल होगा कैटालिटिक एक्टिविटी भी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के बेस पर जाओ, स्ट्रक्चर के बेस पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल या थायमिन? यूरेसिल। डीएनए में क्या होगा? अब जैसे इसने कहा सर यूरेसिल ज्यादा अनस्टेबल होता है कंपैरेटिव थायमिन, तो मैंने पूछा क्यों? फिर मैंने बात की स्ट्रक्चर पर जाओ, स्ट्रक्चर पर जाओगे तो थायमिन में क्या देखने को मिल रहा है? मीथेन, मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जहां मिथाइल ग्रुप होगा वो स्टेबल होगा, जहां मिथाइल ग्रुप नहीं होगा वो स्टेबल नहीं होगा। जब भी, अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ के चुके हो, डीएनए से आरएनए बनता है, स्प्लाइसिंग होती है, मिथाइलेशन होता है। मिथाइलेशन उसको किससे बचाता है? अरे न्यूक्लियस से। भाई किसी भी आरएनए में अगर मिथाइलेशन हो रहा है तो वो स्टेबिलिटी दे रहा है उसको, सिंपल सी बात है। तो मिथाइलेशन हमेशा स्टेबिलिटी। अभी बायोटेक पढ़ोगे, बायोटेक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होते हैं? मिथाइलेज एंजाइम।
मिथाइलेज एंजाइम क्या काम करते हैं, अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर लेते हैं, और जो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए आता है उसके परखच्चे उड़ा देते हैं, तोड़ के रख देते हैं। यानी नॉन मिथाइलेटेड डीएनए हमेशा अनस्टेबल होता है, मिथाइलेटेड डीएनए हमेशा स्टेबल होता है। आई या नहीं आई? इतनी सी बात हुई। तो यानी इसके बाद भी झगड़ा चलता रहा, इतना नहीं यहां पर झगड़ा खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ओपरिन साहब ने क्या किया, प्रोटीन लिए, लार्ज प्रोटीन, बड़े प्रोटीन। वैसे जितना आज मैं पढ़ाया है ना, इतना आधा घंटे में भी खत्म कर सकता था मैं, ओनली 30 मिनट, कुछ है नहीं इसके अंदर, समझ रहे हो। पर ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको मतलब जब तक उस मतलब रसगुल्ले को ऐसे भी खाया जा सकता है, पर गर्म करके चाशनी में डुबो के और धीरे धीरे स्वाद लेते हुए खाओगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा, बस ऐसे ही उठा के निकल गए। अब आ जाओ, ज्यादा ज्यादा खा के क्या करोगे, खाओगे निकाल दोगे बस, और धीरे धीरे खाओगे तो टेस्ट लोगे, खा क्यों रहे हो, टेस्ट लेने तो खा रहे हो। आ जाओ, लार्ज प्रोटीन और साथ में क्या होंगे इसमें, पॉलीसेकेराइड, पॉली, गरम गरम जलेबी, कौन बोल रहा है, इधर आ जाओ। अच्छा, माइक्रोस्फीयर में क्या किया उन्होंने, प्रोटीनॉइड्स प्लस लिपिड। क्या अंतर था भाई, क्वाइसर वेट्स, क्वाइसर में इन्होंने बीकर में इन्होंने लिए, इसको गोला बिना हीट के उठा करके माइक्रोस्कोप में स्टडी की, तो इनको वाटर फिल्म दिख रही थी, यहाँ पे क्या दिख रही थी, वाटर फिल्म। साथ में ये बन रहे थे टूट रहे थे, बन रहे थे टूट रहे थे, मतलब सिंपल मेटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन। एक बात मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, इसके क्वेश्चन टेढ़े आते हैं, वैसे क्वेश्चन सिंपल आते हैं पर क्वेश्चन मैं दे दूं तो टेढ़े हो जाएंगे। इवोल्यूशन तभी समझ क्वेश्चन कर सकते हो जब तुम उसको फील करो, उसको समझो, हो क्या रहा है, समझ। इवोल्यूशन थोड़ा अपने में चीज ऐसी है, हाँ, ठीक है, सिंपल मेटाबॉलिज्म देखने को मिला, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और क्या यहां पर लिपिड बाइलेयर देखने को मिल रही है, एब्सेंट, एब्सेंट है, जबकि क्वाइसर वेट्स में लिपिड डालते ही अब लिपिड बाइलेयर बन गई थी। यस, माइक्रोस्फीयर यहां पर प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर, समझना मेरी बात, समझ पा रही, समझ पा रही। इन्होंने क्या, प्रोटीनॉइड्स, प्रोटीन को खूब खौला लो, मतलब हीट कर लो, तो वो और ज्यादा कैसे हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, उसको प्रोटीनॉइड्स बोलते हैं। साथ में लिपिड ड्रॉपलेट डाल दिए इन्होंने इसके अंदर, तुरंत लिपिड बाइलेयर बन गई इसके अंदर, फिल्म बन गई इसकी, जो एक सेल के पास होती है, तो सेल की लिपिड बाइलेयर बना ली, समझना। पर क्या ये वास्तव में, और प्रोटीन है ही इनके पास, प्रोटीनॉइड्स, तो क्या इससे सेल बन जाएगी ना, सेल के लिए जेनेटिक मटेरियल चाहिए। तब एक आपस में कंट्रोवर्सी हुई, जेनेटिक मटेरियल क्या आया होगा, तब आया कि भाई फास्फोरस तो था ही पानी के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस बनी गए थे, शुगर थी, तो इनसे मिलकर के प्लस सिंपल टाइप का जेनेटिक मटेरियल बना होगा, आरएनए। क्या बना होगा, हाथ था, हाँ, क्या बना होगा, आरएनए। क्लियर है बिल्कुल। और आरएनए से डीएनए बन सकता है, हम जानते हैं विद हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी एक्चुअल में जर्नी ऐसी हुई है, पहले आरएनए फिर डीएनए। आई या नहीं आई? फाइनली इन्हीं से क्या बने थे, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट का ओरिजिन किससे हुआ, प्रोटोबायोन से हुआ, किससे हुआ, प्रोटोबायोन्स, किससे हुआ, प्रोटोबायोन्स विद आर एन ए। अच्छा, प्रोटोबायोन्स कब आए थे, कितने बिलियन ईयर एगो इनका ओरिजिन हुआ था, कौन उठाएगा हाथ, अरे मेज के नीचे से ला गया था पूरा, फिर निकल के आया है सुतुरपुर की तरह।
चलो यार, मिस करेंगे तुम लोगों को भी वास्तव में, समझ रहे हो। और तुम सिलेक्शन लेके फिर मिलेंगे, दम लगा देना पूरी टेस्टों में। ये टेस्ट नहीं है, जो टेस्ट होंगे ना पागलों की तरह, नीट की तरह। नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ये वाला जो भी टेस्ट होगा नीट का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब ताबड़तोड़ युद्ध, लड़ाई, युद्ध स्तर पे जो तैयारी होती है वो रिवीजन करके जाएंगे पूरा। और जितना अगला टेस्ट आ रहा है, ये टारगेट है नीट का, बस पागलों की तरह देना, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल, पागलपन आना चाहिए तुम्हारे अंदर। चलो, तो प्रोटीनोइड्स और आरएनए, इनके मिलने से क्या बना, बताओ जरा। सॉरी, इनका ओरिजिन कब हुआ जरा बताओ, कितने ईयर एगो? 3.0 बिलियन ईयर एगो। फिर इनसे कौन बने? प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। क्या बने? प्रो कैरियोटिक सेल्स। कब बने प्रोकैरियोटिक सेल्स? 2 बिलियन ईयर एगो। 2.0 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो। और फिर बताऊंगा मैं यूकैरियोट कब बने? 1.5 बिलियन ईयर एगो। अरे आई नहीं आई? तो प्रोकैरियोट कैसे बने? पहले ऑटोट्रॉफ आए होंगे या हेटेरोट्रॉफ? ऑटो आएंगे ना। कौन है ऑटो वाला? तू भी था क्या? तू थी? कौन था? पिट जाएगी, ऑटो क्यों आएंगे? इवोल्यूशन पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ होता है। पहले हेट्रो, हम जानते ही नहीं बनाना, हम दूसरों पे डिपेंड हैं। पहले हम हेट्रो, हम जानते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें देने वाले बहुत सारे लोग हैं, समझ लो। किसी ने कहा कि हम तुम्हें रोटी देते हैं, किसी ने कहा सब्जी देते हैं, किसी ने कहा हमें सलाद देते हैं, किसी ने पानी देते, तो हम बनाएंगे खाना? हम क्यों बनाएंगे? इन्होंने कहा हम नहीं देंगे, ठीक है, बनाओ अपना खाना जा करके। अब मजबूरी है भाई, अब तो खाना बनाना पड़ेगा ना। आई या नहीं आई? तो मैं अभी मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो, नहीं दे रहे हो तो तुम क्या कर रहे होते? कुछ काम कर रहे होते, कहीं पढ़ा रहे होते, कहीं रिक्शा चला रहे होते, नहीं आया क्या? फिर कुछ अर्निंग करके तब पढ़ रहे होते ना। अरे ऐसे तो होता, बच्चे करते हैं बहुत सारे, मेहनत कर रहे हैं फिर पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे? मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं गुड़गांव के भी एक मार्ट था, मार्ट में गया था, तो वहां एक बच्चा, जो मार्ट में नहीं सामान लगाते हैं, समझ रहे हो, उसमें बच्चा था, तुरंत अरे एमडी सर पहचान लिया उसने मुझे। मैंने यार तू कौन है भाई? सर मैं वैसे पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं दिन में काम करता हूँ, शाम को 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ। नहीं आया क्या? तो वो तो ऐसे बच्चे हैं। हॉस्पिटल में था, मदर का मैं रेडिएशन कराने गया, तो वहां एक बच्चा, मतलब नहीं, हेल्पर होते हैं टाइप, हेल्पर टाइप, तो उसके ड्रीम के अंदर तो दिमाग में वही चल रहा है उसके कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसने पार्ट टाइम हेल्पर की तरह, नहीं रेडिएशन में हेल्पर की जरूरत पड़ती है, वो काम ज्वाइन कर लिया। ये क्या कर रहा है भाई, तू कुछ किया है? नहीं, सब हेल्प, मतलब थोड़ा मुझे मतलब पैसा मिल जाता है कि आपका बैच ले रखा है मैंने, वो काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उधर बैच से पढ़ लेता हूँ। तो बच्चे, समझ में आया नहीं आया? तुम तो ठल्ले बैठे एकदम, और सिलेक्शन, फिर भी सिलेक्शन नहीं लिया ना, पिटोगे एकदम। चलो आ जाओ, अब इधर आ जाओ बेटा, इधर 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 इधर, ठीक है। सबसे पहले ऑटो आए या हेट्रो आए? हेट्रो, क्योंकि उस समय आदि सागर में ऑर्गेनिक कंटेंट भरे पड़े थे, उनका फर्मेंटेशन ब्रेक डाउन हो ही रहा था, तो उससे जो एनर्जी मिल रही थी उसको यूज कर लेते थे। पर जब ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गए, तब कहते ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। अब जब जरूरत आई, अब कहां से लाए एनर्जी? तो उन्होंने कहा खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा, तब बने ऑटोट्रॉफ। नहीं आई क्या? यस। तो पहले कौन बने? हेट्रो। खीमो, खीमो, हेट्रो, कीमो हेटरोट्रॉफ एनर्जी कैसे लेते थे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट जितने भी होते थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी होते थे, इनका क्या होता है? लाइक फर्मेंटेशन, इससे एनर्जी मिल जाती थी इनको। फिर जब ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया, तब इनसे कौन बने? कीमो
ऑटोट्रॉफ। ये भाई कीमो ऑटोट्रॉफ कहां से एनर्जी लेते थे? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दी। केमिकल जैसे आयरन बैक्टीरिया बड़ा कॉमन एग्जांपल है। ये आयरन का ऑक्सीडेशन कर लेता है। फिर आगे जाकर के कौन बने? सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटो सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी यहां पर क्या बन गया था? फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स हो गया था। और क्या हो गया था यहां पर जरा बताओ? यस, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? लाइट। पर यहां पर H2O यूज नहीं करते थे। क्या यूज करते थे? H2S। किसका सोर्स था? अरे H2S H2O फोटोसिंथेसिस में किसका सोर्स होता है? इनके टूटने से इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और एचाइन प्रोटॉन भी इनसे मिलते हैं। अरे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, और प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए एचाइन की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस वही तो हो रहा है। पर H2S है, H2O नहीं है, नहीं तो ऑक्सीजन भी निकल जाती है यहां से। समझ में आ गया? और ऑक्सीजन निकलने का मतलब एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। पर ये कमी दूरी पूरी होगी। सल्फर बैक्टीरिया एग्जांपल क्या है? सल्फर बैक्टीरिया। आगे कमी को दूरी पूरी कौन करेगा? फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब किसकी बात चल रही है? ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनो बैक्टीरिया। साइनो, अरे तुम बोलते ही नहीं हो यार। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? H2O, और H2O के ब्रेकडाउन से क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकलना चालू हो गई, और एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। यानी प्रकृति में बहुत बड़े चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? देखो, प्रकृति में बहुत बड़े चेंज हो रहे हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया ने कब बना? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ने क्या काम कर दिया? स्टार्ट H2O का ब्रेकडाउन, और H2O के टूटने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। कोई डाउट? 2H2O कर दें तो चलेगा क्या? ऑक्सीजन बन गई, नहीं आई क्या? साथ में H भी तो आ जाएंगे, 2H प्लस साइन, 2 रही 4, ये बैलेंस अपने आप कर लेना। समझ में आ गया? हमें क्या मिल गई? और ऑक्सीजन आती है, एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। यही तो चाह रहे थे हम। डाइजिंग, एस, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया। और जैसे ही एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हुआ, यानी चीजें टूटना चालू हुई, यानी एनर्जी के सोर्स खुल गए जो हमें चाहिए थे। समझना, अब समझना। यानी अब ये ऑक्सीजन क्या करने वाली है? एटमॉस्फेयर में क्या था उस समय? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन था या अमोनिया था? दोनों थे। यानी ये NH3 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिप्लेस होगा। किसमें रिप्लेस होगा? आज की डेट में क्या मिलता है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। समझना, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने नाइट्रोजन कितने बना दें? दो बना दें? 4 करने पड़ेंगे। H2O कितने बनेंगे यहां पर? अगर 2 नाइट्रोजन बना रहे हो तो H2O कितने बनेंगे जरा बताओ? 6H2O, सही है।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन कितने कर दूं? 3। क्वेश्चन आएगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की अमोनिया आज की किस गैस से रिप्लेस हुई? समझ में आ गया? किसने रिप्लेसमेंट किया? समझ में आ गया? ऐसे ही इसी ऑक्सीजन ने आगे जाकर के मीथेन को भी रिप्लेस किया, CH4 किस में रिप्लेस किया? CO2 प्लस H2O। कितने CO2 कितने मीथेन, जरा ऑक्सीजन बताओ कितने कर दूं? दो कर दें? ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए? 2। अब बैलेंसिंग कर लो ना। ऑक्सीजन 4 हो गए, तो H2O कितने कर दें? 4 5 हो गए। अब बताओ सही बैठ गया क्या? यहां से हटा देते हैं 2। अब बताओ 2H2O, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन एक था, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 बिल्कुल सही। यानी पुराने टाइम की मीथेन ने आज से किस गैस को रिप्लेस किया? कार्बन डाइऑक्साइड ने मीथेन को रिप्लेस किया, नाइट्रोजन ने अमोनिया को रिप्लेस किया। समझ में आ गया? और यही ऑक्सीजन आपस में मिलना चालू हो गई। कितनी ऑक्सीजन? 2 मान लो और 1 मान लो, और इससे क्या बन गया? ओजोन। O3 कितने बन गए? 2। और जैसे ही ओजोन बनी, यानी अर्थ पूरी की पूरी क्या हो गई? प्रोटेक्टेड हो गई। क्या हो गई? प्रोटेक्शन चालू हो गया, ओजोन की लेयर बनना चालू हो गई। यानी जो यूवी रेडिएशन नीचे आ रहे थे, आयनिक अनायनिक रेडिएशन, वो नीचे आना बंद हो गए। यानी अब अर्थ सुरक्षित है। अब यहां पर क्या होगा? ओरिजिन ऑफ यू कैरी आउट, मतलब लाइफ का मतलब आगे स्टार्ट हो जाएगा। यानी आगे जाकर के गाड़ी गाड़ी जो तेजी चल पड़ी, तेजी मतलब स्पीड पकड़ ली उन्होंने, ठीक है, क्योंकि अब जो हमें चाहिए था वो सब चीजें मिल गई हमें। तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया? तो आज इतना ही रखें। आई या नहीं आई? कल मैं यू कैरेट बताऊंगा कैसे बने। सिंपल है, यू कैरेट कुछ भी नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल ने धीरे धीरे न्यूक्लियस डेवलप कर लिया और पकड़ के दूसरी सेल को खा लिया, और सेल ने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, बनेगी एनिमल सेल, और एनिमल सेल ने साइनोबैक्टीरिया को खा लिया, बन गई प्लांट सेल। यहां तक कोई डाउट? टाइम हो गया है, बचा है 1 बजे है। ठीक है, चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं। थोड़ा कल स्पीड आज से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देंगे, पर रसगुल्ले को चाशनी में डुबो के खाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल टेस्ट लेके ही खाएंगे, ली लेंगे नहीं, पेट भरने वाला काम नहीं करेंगे, वो प्रियांशु करेगा। ठीक है प्रियांशु, धीरे धीरे चाशनी में डुबो के खाएंगे। चलो फिर भी हो जाएगा। 3 लेक्चर और है हमारे पास। एक लेक्चर में वो होगा ड्रग्स, एक में थ्योरीज, एक में एविडेंस, और एक में ह्यूमन इवोल्यूशन। अरे 1 बज गया, सही कह रहे हो। पूछना है कुछ? किनको रोक लूं? अच्छा जा रहा हूँ, मैं रुकता हूँ। जितना मैं बताऊंगा ना उतना तुम उसमें कर लोगे।